afternoon, beta. I hope you all are fine and doing your study in a proper way. तो अभी तक जो है हम जियो और सब्जेक्ट्स और इको का काम कर चुके हैं। वैसे हमने अपनी क्लासेस के टाइम पे हिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम हिस्ट्री का ही एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यानी नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी जो हम हिस्ट्री का चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए बेटा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। ठीक है, राइज मतलब उदय होना, यानी किसी चीज़ की शुरुआत होना। नेशनलिज्म क्या होता है? मेन वर्ड ये इस चैप्टर का यही है। नेशनलिज्म होता है बेटा नेशन के लिए अपनी फीलिंग्स उत्पन्न होना। ठीक है, कि हम अपने इंडिविजुअल रूप में ना सोचकर हम अपने आप को नेशन के बारे में सोचें, कि खुद के बारे ना सोचकर देश के प्रति जो प्यार होता है उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं। देश के लिए जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं कि ये हमारा देश है, हमें अपने देश के लिए करना है और इसी के हमें डेवलपमेंट के लिए सब कुछ अपने देश के बारे में सोचना, उस फीलिंग को हम नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर है ये आपका आएगा यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में। देखो, जैसे हमने इंडिया का पढ़ा था, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो उसमें हमने डिफरेंट तरीके से पढ़ा था कि लोग जो है कैसे इकट्ठा होने लगे थे। एंड में हमको आज़ादी ही मिली थी 1947 में। तो वो किस लिए मिली थी कि लोग जो है एकजुट हो गए थे, देश के बारे में सोचा था, अपने अकेले इंडिविजुअल के बारे में ना सोचकर देश के बारे में उन्होंने सोचा था, तभी जाके लास्ट में उनको इतना एक अच्छा रिजल्ट मिला था फ्रीडम का। ठीक है, तो सेम थिंग्स जो है वो हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। आप इंडिया का पढ़ चुके हो, इसलिए अब ये थोड़ा आपको ईजी लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज हम सिर्फ इंट्रो करते हैं इस चैप्टर का, यानी कि थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि आखिर है क्या। साथ साथ में आपको इसके साथ में आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक भी साथ में पढ़नी पड़ेगी बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them। यानी इन 1848 1848 में फ्रेडरिक सोरियू था बेटा। कौन था ये? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। फ्रेंच आर्टिस्ट मतलब एक फ्रांस का कलाकार था। ठीक है, तो एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सोरियू। उसने 1848 में यानी 1848 में प्रिपेयर्ड तैयार की थी ए सीरीज़, एक श्रृंखला ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग, यानी कि 4 चित्रों की, 4 मतलब 4 प्रिंट मतलब चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। हिज ड्रीम, जो उसके सपनों पर आधारित थी, ऑफ ए वर्ल्ड, यानी जो उसके सपनों के संसार के ऊपर आधारित थी। मेड अप ऑफ, या किस तरीके का उसने बनाया था अपना वो संसार? डेमोक्रेटिक यानी कि जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, एंड सोशल रिपब्लिक और सामाजिक गणतंत्र, एज ही कॉल्ड देम, जैसा उसने कहा था। यानी कि अगर आपको बताऊं, आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपका चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है उसी के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है बेटा। ये जो पिक्चर है ये फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा बनाई गई है। फ्रेडरिक सोरियू जो है वो एक फ्रांस का कलाकार था, और मतलब उसने एक संसार सोचा था अपने माइंड में कि इस तरीके का संसार होना चाहिए, और उसने उस संसार को नाम दिया गया था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, और इस तरीके की उसने 4 इमेज बनाई थी, 4 पिक्चर बनाई थी, और उनमें से पहली पिक्चर जो है आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर ही है। ठीक है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे। पर्सोनिफाइड लिबर्टी, पर्सोनिफाइड होता है बेटा प्रतीक, एक तरीका का सिंबल। ठीक है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, यानी एज ए फीमेल फिगर, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति के टाइम पे जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता को एक औरतों की प्रतिमा के रूप में, ठीक है, एक औरत की प्रतिमा, एक महिला के रूप का के रूप में उसको प्रदान करते थे। यानी कि कोई फीमेल फिगर बनाई और उसको वो एक लिबर्टी के रूप में, कि वो आज़ादी का प्रतीक है, उसके रूप में उसको
पर्सोनिफाइड किया था उन्होंने। तो जैसे आपको जो पिक्चर दे रखी है ना, इसमें एक वाइट स्टैचू दिख रहा है जिसके हाथ में लिबर्टी ऑफ स्टैचू जैसी है, एक क्रॉस का निशान है। तो ये जो फीमेल फिगर है ना, ये लिबर्टी को प्रेजेंट कर रही है, यानी स्वतंत्रता को की प्रतीक है ये। ठीक है बेटा। तो फ्रांस के जो कलाकार थे वो उस टाइम पे फीमेल फिगर को लिबर्टी के प्रतीक के रूप में पर्सोनिफाइड करते थे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सरयू यूटोपियन विज़न, यूटोपियन जो है 1 नंबर में इम्पॉर्टेंट है बेटा, मीनिंग पूछ लिया जाता है कि यूटोपियन क्या होता है। तो यूटोपियन जो है ये एक विज़न है ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि एक समाज के ऐसे कल्पना करना दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो जिसका पूरा होना शायद असंभव है, यानी मतलब एक इतना अच्छा समाज सोचना कि शायद जो कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको यूटोपियन बोलते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सॉरियो यूटोपियन, यानी सॉरियो के यूटोपियन यानी कल्पना शक्ति के रूप में अगर हम बात करें, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कि संसार के जो लोग हैं आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, जो अलग अलग राष्ट्रों के एक समूह के रूप में हैं। मतलब संसार के जो लोग हैं ना वो अलग अलग देशों के समूहों के रूप में बटे हुए हैं। आइडेंटिफाई जिसको पहचाना जा सकता है, देयर फ्लैग्स उनके झंडों के द्वारा, एंड नेशन कॉस्ट्यूम और उनके देश की वेशभूषा के द्वारा उनको पहचाना जा सकता है। यानी सॉरियो जो है वो ये मानता था, उसने ये सोचा था, ये कल्पना की थी कि जो दुनिया के जो संसार के अलग अलग देशों के लोग हैं ना वो अलग अलग समूह में बटे हुए हैं, और उनको अगर हम पहचानेंगे तो किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनके कपड़ों के द्वारा। ठीक है। और जो उनके जो नेशन की जो ड्रेस है और उनके जो फ्लैग हैं, नेशन का फ्लैग है, जैसे इंडिया का अलग है भाई, अमेरिका का अलग है, इंग्लैंड का अलग है। तो अलग अलग फ्लैग अगर हमारे हाथों में होंगे तो हम लोगों को पहचान सकते हैं, हाँ ये वहाँ का होगा, ड्रेसेस के द्वारा भी। ठीक है। तो सॉरियो ने ये पहचान की थी कि संसार के अलग अलग देशों के लोग समूह के अंदर बटे हुए हैं, और उनको हम उनके फ्लैग्स के द्वारा और उनकी जो नेशनल की कॉस्ट्यूम है उसके द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है। तो दिस चैप्टर यानी जो आपका ये आज का चैप्टर है विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज बाय सॉरियो। तो आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत सारे उन इश्यूज़ को, इन बहुत सारे उन विषयों को उठाएगा जो कि सॉरियो के द्वारा जिनकी कल्पना की गई है। ठीक है। कि किस तरह का संसार उसने माना है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के टाइम पे नेशनलिज्म इमर्ज्ड, जो राष्ट्रवाद था उसका उदय हुआ था, यानी देश के प्रति लोगों की फीलिंग्स उत्पन्न हुई थी एज ए फोर्स, एक मजबूत आधार पर, विच ब्रोट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस, जो लाया था, विच मतलब जो ब्रोट लाया था, अबाउट स्वीपिंग चेंजेस बहुत अधिक बदलाव, इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़े परिवर्तन लाया था। यानी कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है वो एक ऐसी ताकत, ऐसी पावर बन के इमर्ज हुआ था जिससे कि यूरोप के पॉलिटिकल और जो मेंटल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे चेंजेस उसने ला दिए थे। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, अब इन जो चेंजेस जो ये बदलाव हुए थे इनका जो अंत था वॉज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। इन चेंजेस का जो लोगों के मन में जो चेंजेस आए थे, जो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आए थे, उनका एंड कहाँ हुआ, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, यानी एक नेशन स्टेट जब बने तो उसमें इन फीलिंग्स का मतलब इस चेंजेस का परिणाम आया इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेमिक एम्पायर ऑफ यूरोप, कि यूरोप में अलग अलग मल्टीनेशनल डायनामिक यानी अलग अलग राष्ट्र के आधार पर एक राष्ट्र के अंदर स्टेट बनने का जो उदय हुआ था वो परिणाम था इन सभी बदलावों का। ठीक है। मतलब क्या था बेटा कि जैसे पहले क्या था यूरोप के अंदर, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट। ठीक है। आप ये नहीं मानोगे कि यूरोप एक देश है।
यूरोप के अंदर बहुत सारे देश शामिल हैं, जैसे एशिया है। तो अब आप ये मत सोचना कि जैसे हमने इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ा, हमने तो एक ही कंट्री का पढ़ा, इंडिया नाम आ गया तो यूरोप का नाम आ गया तो हम यूरोप का पढ़ेंगे, नहीं बेटा। यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज शामिल हैं, तो हम उन कुछ देशों के बारे में पढ़ेंगे जो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो फीलिंग्स चेंजेज हुई थी नेशनलिज्म की, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट था उसमें लोगों के माइंड के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग उत्पन्न होने लग गई थी, और उन फीलिंग्स का रिजल्ट क्या निकला था कि देश के अंदर यानी एक एरिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट बने हुए थे, जो कि सभी अपने आप मतलब रूल जो है सबका अलग अलग चल रहा था, उस आधार पे क्या हुआ था, एक एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर एक ही गवर्नमेंट का शासन होना, यानी एक ही व्यक्ति का, एक रिपब्लिक का शासन होना, ऐसी फीलिंग लोगों के मन में आने लग गई थी, ठीक है। इन मॉडर्न स्टेट, एक आधुनिक राज्य इन विच जिसमें सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, यानी जिसमें क्या था, एक सेंट्रलाइज पावर मतलब केंद्रीय शक्ति, एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल। सोवरेन कंट्रोल क्या होता है बेटा, मतलब सोवरेन होते हैं प्रभु सत्ता, यानी कि सब लोगों की भलाई के बारे में सोचकर काम करना, ठीक है। और कंट्रोल ओवर एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, क्लियरली डिफाइंड मतलब एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर जो क्षेत्र है उसके अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर जो सेंट्रलाइज पावर है वो उनके ऊपर पावर रखती है और सबके बारे में सोचती है। जैसे कि इंडिया के अंदर ही हम बात कर लें तो इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज पावर है, केंद्रीय जो सरकार बनती है 3 लेवल पे है ना बेटा, सेंट्रल, स्टेट एंड फिर लोकल लेवल पे। तो जो सेंट्रल पावर है वो किसके बारे में सोचती है, क्या किसी एक एरिया के बारे में सोचती है, क्या किसी एक स्टेट के बारे में सोचती है, नहीं, वो किसके बारे में सोचती है, उस जो हमारी इंडिया की जो पूरी बाउंड्री है ना उसके अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक इंसान के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में वो सोचती है। तो वो था कि मॉडर्न स्टेट क्या है कि एक जो डिफाइंड टेरिटरी है उसके अंदर रहने वाले हर एक के ऊपर उनका नियंत्रण हो और हर एक के बारे में वो सोचती है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो ये फीलिंग थी ना कि ऐसा होना चाहिए, एक मॉडर्न स्टेट होना चाहिए यूरोप के अंदर, एक लंबे टाइम से यूरोप के अंदर एक लंबे टाइम से ऐसे विचार जो है वो उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है, कि ऐसा मॉडर्न स्टेट होना चाहिए। तो बाय ए नेशन स्टेट वॉज इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। बट ए नेशन स्टेट, लेकिन एक नेशन स्टेट वॉज वन, एक राष्ट्र राज्य में ना केवल इन विच जिसमें द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, उसके नागरिकों की, उसकी जो नागरिकों की जो एक साझा पहचान है, सभी नागरिक है। जैसे अगर हरियाणा का होगा तो वो भी क्या बोलेगा, मैं इंडियन हूँ, आसाम का होगा वो भी क्या बोलेगा, मैं इंडियन हूँ, केरला का होगा वो भी क्या बोलेगा, मैं इंडियन हूँ, जम्मू वाला भी क्या बोलेगा, इंडियन हूँ। तो सेम फीलिंग हुई ना सभी की। तो एक नेशन स्टेट जिसके अंदर उसके जो नागरिक हैं उनकी जो मेजोरिटी है, नॉट ओनली इट्स रूलर, ना कि केवल उसके शासक की, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, बल्कि मतलब नागरिकों की अलग नहीं होनी चाहिए, रूलर्स की अलग नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी विकसित करना, एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, और सबका अपना साझा इतिहास और विरासत की भावना होना, ठीक है। यानी कि नेशन स्टेट में ना केवल उसके रूलर की बल्कि उसके मोस्टली उसके सिटीजन्स में एक इक्वल पहचान होना, एक सेम पहचान होना और सेम हिस्ट्री होना और सेम जो है वहाँ की आइडेंटिटी और डिसेंट यानी विरासत भी सेम होना। जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो हर एक जो स्टेट है उस स्टेट का हर एक व्यक्ति बोल सकता है, तो वो क्या था, वो हमारी विरासत रही है, डिसेंट रहा है, हिस्ट्री, यानी कि देश हमारा आज़ाद हुआ है 1947 में, उसकी जो फीलिंग थी वो हमारे लिए भी सेम है, वो उड़ीसा वाले व्यक्ति के लिए भी सेम होगी, तमिलनाडु वाले के लिए भी सेम होगी, केरला वाले के लिए भी सेम होगी। तो क्या है, ये हमारी एक कॉमन हिस्ट्री है, डिसेंट है, और हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स जितने हैं उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि वी ऑल आर इंडियंस, कि हम सभी जो है वो भारतीय हैं। तो ये एक नेशन स्टेट की फीलिंग है बेटा, ठीक है। तो दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इसीलिए जो ये चैप्टर है ये उन डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर, डाइवर्स प्रोसेस के ऊपर के पढ़ेंगे हम, जिसमें क्या था कि 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में केवल
जो है नेशन स्टेट और नेशनलिज्म उत्पन्न हुआ था। यानी नेशन स्टेट यानी एक नेशन के अंदर ही स्टेट बनना, और नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति फीलिंग्स उत्पन्न होना है। तो उसका हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, कंट्री क्या होते हैं, एक नेशन क्या होते हैं, एक बाउंड्री के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति। लेकिन उस पूरे बाउंड्री को अगर हम एक ही मान ले, अगर हम उसको नेशन स्टेट्स के अंदर डिवाइड ना करें, तो आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो चलाना ईजी नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देश के डेवलपमेंट के लिए ही उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी स्टेट्स के अंदर बांट दिया जाता है, ताकि उससे नुकसान होने के बजाय फ़ायदा होता है बेटा। क्योंकि सेंट्रल अलग हो जाता है, फिर स्टेट लेवल अलग हो जाता है। लेकिन वो पूरा किस चीज़ के लिए होता है, वो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए नहीं होता, किसी एरिया के फ़ायदे के लिए नहीं होता, वो देश की भलाई के लिए होता है, ठीक है। दैट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ और द नेशन, ठीक है। तो हम यही जो ये फीलिंग थी नेशनलिज्म की, इसके बारे में हम पूरा करेंगे। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड चलेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप पढ़ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तो उसी के ऊपर आधारित इसके विचार जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। बेटा साथ में नोट्स पढ़ो, और साथ में आप अपनी जो है बुक NCERT की बुक को साथ में पढ़ना शुरू करो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, एग्ज़ाम के लिए भी और NTSC के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू।